हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और यहाँ पे हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते रहते हो कि वो कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जिनका नंबर भी आपको याद रखना चाहिए, या फिर आप यही बता दो कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन कौन से हैं। वैसे तो अगर आप चांस नहीं लेना चाहते हो, शॉर्ट आपको सिलेक्शन चाहिए, तो जो भी एग्जाम का सिलेबस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सारा पढ़ा होना चाहिए। कोई चांस नहीं होता, कहीं से भी वो पूछ सकते हैं, उनका राइट है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सिलेबस दिया हुआ है। बट स्मार्ट स्टडी यही होती है कि सिलेबस तो आपको पूरा करना ही करना है, बट उस सिलेबस में पूरा करने के बाद किसको ज़्यादा रिवाइज करना है, किसको ढंग से रिवाइज करना है, किस में हर चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। स्मार्टली आपको अपने हिसाब से प्रिपेयर करना होता है, अपने विजडम के हिसाब से, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसके हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से, जो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर हो गए, इससे बाहर क्वेश्चंस आएगा ही नहीं। तो ये रिस्क आप मत लें, सारा पढ़ लें, बट ये जो सेक्शन मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ें, फोकस देके पढ़ें। और उसमें आपको क्या पढ़ना है डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, तो बताऊंगा ही मैं आपको। यहाँ पे रिवीजन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हम डिटेल में रिवीजन नहीं करेंगे। मैं बस सेक्शन बताऊंगा, वो सेक्शन किसके बारे में बात करता है उतना ही बताऊंगा। रिवीजन सीरीज में मैंने 2 वीडियो बनाया हुआ था, बट उसके बाद टाइम ही नहीं मिला कि रिवीजन करें। खैर, रिवीजन सीरीज को छोड़ दे तो बाकी सारी चीज़ें मैंने डिटेल में अपलोड किया हुआ है। बट स्टिल कुछ लोगों का मैसेज आ जाता है पुराना डाटा को लेके, कहते हैं सर ये वाला आपने ऐसे बताया, ये ऐसे हो गया। तो भाई मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अमेंडमेंट सीरीज जरूर देखें, बार बार देखें, रिवाइज करते रहें, क्योंकि जो डाटा है, जो स्टैटिक्स है, जो फाइन्स हैं, जो चेंज हुई हैं, वो इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद रखना ही रखना है। बहुत रेयर केस होगा कि आपको 1988 का डाटा पूछा जाएगा। मैक्सिमम चांस होता है कि जो अमेंडमेंट किया जाता है वो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये वीडियो है, इसमें 14 वीडियो, चूँकि ये प्लेलिस्ट है, इसमें 14 वीडियो हैं, सारे आप देख लो। और ऑलरेडी PDF इन सबका मैं टेलीग्राम पर शेयर किया हूँ। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं उसी टेलीग्राम की बात कर रहा हूँ जिस पर मैं अपनी PDF शेयर करता हूँ। लिंक भी आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ ताकि ईजिली आप एक्सेस कर पाओ। ये है आपका ग्रुप जिसमें आप अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब चलिए मेन वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow। सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। इसमें जो सेक्शन 2 है, ये नंबर आपको याद नहीं रखना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डिफिनीशंस जो दी गई हैं। और अब कौन सी डिफिनीशंस हैं ये मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है। क्वेश्चन भी खूब सारा मैंने डिस्कस किया हुआ है डिफिनीशन से रिलेटेड, बट स्टिल जब डिफिनीशन से क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग गलत ही कर देते हो, पता नहीं क्यों। तो डिफिनीशन को ढंग से पढ़ लेना, ट्राई करना कि जितनी भी डिफिनीशन मेंशन है सारी आपको बारीकी से याद होनी चाहिए। कहीं पे समझ में नहीं आता है तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी जो सेक्शन 2B है, इसको न्यूली इंसर्ट किया गया है, तो ये आपको पता ही होना चाहिए किसके बारे में। ये प्रमोशन ऑफ इनोवेशन। प्रमोशन ऑफ इनोवेशन का मतलब ये है कि इस एक्ट में कुछ भी मेंशन, हम मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें कुछ भी मेंशन है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी पर्टिकुलर व्हीकल को इस एक्ट से एग्जेम्प्ट कर सकती है फॉर द इनोवेशन एंड रिसर्च। कोई भी कंपनी को या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को एग्जेम्प्ट कर सकते हैं कि आप ये व्हीकल बनाओ फॉर द रिसर्च एंड इनोवेशन। आपको वहां पे ये जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं उसको आपको फॉलो नहीं करना है, आप उसको ब्रेक कर सकते हो। तो ये बेसिकली ऐड किया गया है यहाँ पे। आपको ये भी सेक्शन नंबर भी याद रखना चाहिए कि ये बेसिकली जो प्रमोशन ऑफ इनोवेशन है वो कौन से सेक्शन में दिया गया है, दैट इज सेक्शन 2B। तो प्रिलिमिनरी में बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर 2 है, लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल। तो पहला तो आपको सेक्शन नंबर भी याद रखना है कि सेक्शन 3 जो है वो कंपल्सरी करता है ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो ये नंबर भी आपको याद रखना, सेक्शन 3। सेक्शन 8 ग्रांट ऑफ लर्नर लाइसेंस की बात करता है, तो यहाँ पे नंबर भी आपको याद रखना है। सेक्शन 9 बात करता है ग्रांट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस की, तो ये नंबर, ये तीनों नंबर, सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 3, 8, 9, ठीक है। और इसके अंदर जो चीजें मेंशन है वो तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना ही है। सेक्शन जो 12 है, लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल। ये इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि रिसेंट बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस को लेके, लर्निंग लाइसेंस को लेके, ऑथराइजेशन को लेके। तो वहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनकी ड्यूटीज़ बढ़ने वाली हैं, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। ये काफ़ी न्यूज़ में रहेगा, तो इसको आप पढ़ लेना। और इसमें जो डिटेल मेंशन की गई है लाइसेंसिंग से रिलेटेड या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल जो भी है वो आप पढ़ लेना डिटेल में। नेक्स्ट है जो वैलिडिटी की बात करता है कि आप किस एज में लाइसेंस लेते हो तो किस एज तक वैलिड रहेगा। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, लास्ट में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सेक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
हाँ, यहाँ पे ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं कि आप सेक्शन नंबर याद रखें, बट हाँ इसमें जो मेंशन किया गया है उसके बेसिस पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। एमबीआई में पूछा भी गया था, तो आप याद रख लेना। नेक्स्ट जो है ये न्यूली इंसर्ट सेक्शन है, तो ये आपको याद रखना है कि सेक्शन 25 ये किसके बारे में बात करता है, दैट इज नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। इससे पहले स्टेट का अपना रजिस्टर होता था, उसमें उनको मेंटेन करना होता था कि किसको ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए, किस डेट में इशू किए, एक्सपायरी डेट क्या है। बट अब एक नेशनल रजिस्टर भी इसी तरीके से मेंटेन किया जाएगा, जैसे स्टेट गवर्नमेंट करती है वैसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी। नेक्स्ट है जो चैप्टर 3, चैप्टर 2 में उतना ही है, उतने सेक्शन आप याद रखें, वैसे तो पढ़ना सभी है आपको, बट मैं कह रहा हूं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा वो मैं आपको बता रहा हूं। सेक्शन जो चैप्टर 3 है लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर की बात करते हैं, इसमें तो जो सेक्शन 29 है ये आप याद रख लेना, कंडक्टर लाइसेंस की बात करता है, तो यहाँ पे आप सेक्शन नंबर भी आपको याद होना चाहिए। सपोज लो कि कंडक्टर लाइसेंस की नेसेसिटी को कौन सा सेक्शन बताता है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे आप सेक्शन नंबर भी याद रखें। डिस्क्वालिफिकेशन ये आपका पावर होता है, तो आप उसी का एग्जाम देने जा रहे हो जो अथॉरिटी आपको देगा, तो सेक्शन 31 आपको इंपावर करता है, इसलिए आपको ये भी याद होना चाहिए। सेक्शन 34 पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई, किसी को आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हो टू होल्ड द कंडक्टर लाइसेंस, तो ये भी आपका एक तरह से पावर है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है यहाँ पे चैप्टर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल की बात करता है, तो अगेन जो इसमें फर्स्ट सेक्शन है 39 नेसेसिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन, कि कोई भी व्हीकल अगर पब्लिक रोड पे ड्राइव हो रही है तो उसके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नहीं, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन जो भी है उसमें जो भी एप्लीकेबल है वो होना ही चाहिए, अदरवाइज आप पब्लिक रोड पे अपनी व्हीकल को चला नहीं सकते हो। तो वो कौन सा सेक्शन है जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन को रजिस्ट्रेशन को नेसेसरी करता है, तो वो है सेक्शन नंबर 39, आपको याद रखना चाहिए। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन बेसिकली जो नई व्हीकल्स होती हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, डीलर को इशू किया जाता है, तो वो टेम्परेरी लाइसेंस, ये भी आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी आपको सेक्शन नंबर याद रखना है। इन दोनों का जो सेक्शन नंबर है वो आपको पता होना चाहिए। जो सेक्शन 47 है असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन रिमूवल ऑफ अनदर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप मूव कर रहे हैं तो नया रजिस्ट्रेशन मार्क लगाया जाता है। तो बेसिकली है क्या, ये सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें जो कंटेंट मेंशन है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली टाइम मेंशन है, कितने टाइम में आपको अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होता है, कितने टाइम आप व्हीकल रख सकते हो बिना दूसरा रजिस्ट्रेशन लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो सेक्शन 50 है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, इसमें सेक्शन नंबर मतलब सेक्शन 50 बात करता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के बारे में, ये भी पता होना चाहिए। और डेफिनेटली इसके अंदर जो कंटेंट मेंशन किया गया है वो भी पता होना चाहिए। और इस पे सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया था कि कितने टाइम में इन्फॉर्म करना है, अगर आप व्हीकल को बेचते हो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है तो, अदर स्टेट के हैं तो कितने टाइम में करना है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 52 अल्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, तो अल्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल मतलब व्हीकल खरीदने के बाद उसको आप अल्टर नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट देन द इंजन, तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन भी याद रखना है और डेफिनेटली इसके अंदर का जो कंटेंट है जो कहा गया है वो भी आपको याद रखना है। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आज के टाइम में बहुत इस पे डिबेट चल रही है। आपको पता है स्क्रैपेज पॉलिसी भी आ चुकी है, वहाँ पे भी इसको बेस बनाया गया है कि पहले फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद अगर व्हीकल फिटनेस टेस्ट में फेल होती है तो उसको स्क्रैपेज में भेजा जाएगा। तो ये काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है कि फिटनेस के बारे में कौन बात करता है, या फिर इसके अंदर जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। मतलब फिटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है श्योरिटी के साथ आपके एग्जाम में रहेगा, तो आप जरूर पढ़ लें। अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन इनवैलिड माना जाएगा, आपका व्हीकल अनरजिस्टर्ड मानी जाएगी, अनरजिस्टर्ड ट्रीट की जाएगी। पावर टू फिक्स द एज, ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहने वाला है। आपको पता है स्क्रैपेज पॉलिसी अगेन यहाँ पे अप्लाई होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो व्हीकल की एज फिक्स कर सकती है, और ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन देता है, मोटर व्हीकल का एक्ट सेक्शन 59, जिसका यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, पावर बेसिकली एज फिक्स कर रही है कि प्राइवेट व्हीकल का 20 और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उनकी 15 ईयर एज होगी। ऑलरेडी इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, नितिन गडकरी साहब का स्टेटमेंट आ गया है पार्लियामेंट में। जो सेक्शन 62A है नया इंसर्ट किया गया है, प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट टू फिटनेस टू ओवरसाइज्ड व्हीकल। अगर कोई ओवरसाइज्ड व्हीकल है तो उसको रजिस्ट्रेशन इशू नहीं किया जाएगा, उससे रिलेटेड है। क्योंकि न्यूली इंसर्ट किया गया है इसलिए आपको पता होना चाहिए। दोनों पता कर लें तो अच्छा है। सेक्शन 62A किसके बारे में बात करता है, ये दोनों चीज़ें आपको पता रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि नया इंसर्ट किया गया। और ये तो आप पढ़ लेना, क्योंकि
सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है। नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ मोटर व्हीकल बनाया जाएगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस कितने हैं उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट एक नेशनल रजिस्टर भी बनाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए मोटर व्हीकल कितनी व्हीकल रजिस्टर की गई हैं, किस स्टेट में कितनी व्हीकल रजिस्टर की गई हैं, ये सारी चीज़ों की एक डिटेल होगी, किस टाइप की व्हीकल है, ताकि चीज़ें जो हों स्मूथ हो पाएँ। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन विथ नंबर इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करें कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ट्रांसपोर्ट व्हीकल मतलब वो व्हीकल जो भाड़े पे चलती हैं, कई बार मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो इसका जो सबसे पहला वाला सेक्शन है नेसेसिटी, तो हर में मैं पहला सेक्शन तो आपको बता ही रहा हूं। उस चैप्टर का जो फर्स्ट सेक्शन आ रहा है, जैसे इसका फर्स्ट सेक्शन है 66 जो बात करता है नेसेसिटी ऑफ द परमिट। कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, अगर उसके पास परमिट नहीं है तो विदाउट परमिट आप उस व्हीकल को ड्राइव नहीं कर सकते हो, क्योंकि अनऑथराइज होगी। बेसिकली उस काम में ड्राइव नहीं कर सकते हो। अगर पर्टिकुलर जिसके मान लीजिए आपका स्टेज कैरेज की परमिट है, भाड़े पे आप लोगों को चलाते हो, तो आपकी परमिट एक्सपायर हो गई तो आप अपने व्हीकल को भाड़े पे यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप व्हीकल को यूज ही नहीं कर सकते, बट भाड़े पे यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका 66A नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा सेक्शन भी आपको याद होनी चाहिए। और नेशनल ट्रांसपोर्ट पॉलिसी क्या है, डिटेल में मैंने अमेंडमेंट सीरीज में डिस्कस किया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेक्शन जो 67 है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू कंट्रोल द ट्रांसपोर्ट व्हीकल रोड ट्रांसपोर्ट, ये बेसिकली इंट्रो जो स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन है, यहाँ पे आपको सेक्शन याद नहीं रखना है, यहाँ पे क्या क्या उनके अंडर में आता है ये आपको ध्यान रखना है। ट्रांसफर द परमिट, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शन के हिसाब से आप ट्रांसफर कर सकते हो, यहाँ पे सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। सेक्शन 83 रिप्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल, ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, किस सेक्शन के हिसाब से आप अपने परमिट को दूसरे व्हीकल से रिप्लेस कर सकते हो, जिसमें बात करते हैं ना सेम कैटेगरी के व्हीकल को आप अपने परमिट से रिप्लेस कर सकते हैं विथ परमिशन ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है, 87 की बात करें तो टेम्पररी परमिट की बात करते हैं। 87 नंबर भी आपको याद रखना है, और किसकी बात करते हैं, ये टेम्पररी परमिट की, दोनों याद रखना आपको। सेक्शन 88A की अगर हम बात करें, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द स्कीम फॉर द नेशनल मल्टी मॉडल एंड इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द पैसेंजर एंड गुड्स, ये बेसिकली गवर्नमेंट ने नया सेक्शन इंसर्ट किया है, और इसलिए इंसर्ट किया है ताकि कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये ना कहे कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का पावर है वो इनके ज्यूरिडिक्शन में आता है, वो बेसिकली परमिट यूज करते हैं, वो ऑथराइजेशन देते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया कि अगर वो चाहते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़े बीच दो स्टेट्स के बीच में, और स्टेट्स में आपस में कुछ झगड़ा है तो वो बीच में ना आ जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने ये पावर अपने हाथ में ले लिया है। तो ये बेसिकली इंटरकनेक्टिविटी से रिलेटेड है, नया इंसर्ट सेक्शन है, तो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है, इसमें मुझे नहीं लगा कि कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको याद रखना चाहिए, अगर इंपॉर्टेंट की हम बात करें तो, बाकी याद तो रखना है, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट जो है, यहां पे सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट हमने ये चूंकि काफी बड़ा चैप्टर है, इसे मैंने बताया हुआ है कि आपको डिजाइन पर्पज पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, तो वो सब आप उस पर्टिकुलर वो आप लेक्चर फॉलो करना पड़ेगा आपको, उसमें मैंने बताया हुआ है, तो वो जरूर फॉलो कर लें। इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट डाटा यहां पे आपको याद नहीं रखना है कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, हर चीज की विड्थ कितनी होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई चीज रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, कोई इंस्ट्रूमेंट रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, उसको किसी सेक्शन में फिक्स किया गया है, बेसिकली वो CMVR का पॉइंट आ जाता है वहां पे, तो CMVR यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम इस सेक्शन की बात करें, पर्टिकुलर इस चैप्टर की हम बात करें एज कंपेरिजन टू मोटर व्हीकल एक्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी सेक्शन मेंशन नहीं किया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट देन ये एक बेसिकली नया ऐड किया गया है कि रिकॉल ऑफ द मोटर व्हीकल। अगर मान लीजिए कोई डिफेक्ट्स हो जाता है जो कि अनसेफ होता है व्हीकल को ड्राइव करना ऑन पब्लिक रोड, तो जो कंपनी जिस कंपनी ने उसको डिज़ाइन किया है उस कंपनी को उस व्हीकल को रिकॉल करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, नया इंसर्ट है। नेक्स्ट जो है आपका चैप्टर नंबर 8 जो बात करता है कंट्रोल ऑफ द ट्रैफिक। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन हैं जिनको आपको पता होना चाहिए और विथ नंबर पता होना चाहिए। सारे सेक्शन ऐसे हैं जो नंबर के साथ पता होना चाहिए। लिमिट कौन, स्पीड लिमिट कौन लगाता है, सेक्शन नंबर कहाँ से इंपावर किया जाता है, तो बेसिकली वो है सेक्शन 112। नेक्स्ट जो है सेक्शन 114 पावर टू हैव द व्हीकल वेट, मतलब अथॉरिटी के पास पावर होती है कि वो किसी भी व्हीकल का वेट कर सकते हैं, बेसिकली ओवर वेट चेक करने के लिए। ड्राइविंग रेगुलेशंस की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा एक चैप्टर हमने बनाया हुआ है इसमें ड्राइविंग रेगुलेशंस में, और काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। हर बार मैं कहता हूँ ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी ड्राइविंग रेगुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो सेक्शन है आपका 124 प्रोविजन अगेंस्ट द ट्रैवलिंग विदाउट पास विथ सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमन है, हर जगह यूज़ होता है। बेसिकली कहीं पे आप पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर ये सेक्शन लगाया जाता है, इसी के हिसाब से फाइन लगाई जाती है, तो ये आपको याद होना चाहिए, विथ सेक्शन याद होना चाहिए।
सेक्शन 129 ये आपका हेलमेट से रिलेटेड है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हेलमेट नहीं लगाओगे तो आपके ऊपर कौन सा सेक्शन लगने वाला है, उस सेक्शन के अंदर पेनल्टीज क्या है, क्या लगेगी। सेक्शन जो 134 है, ड्यूटी ऑफ ड्राइवर इन केस ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के केस में आपकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए। डेफिनेटली हर कोई ड्राइवर है, व्हीकल चला रहा है, तो एटलीस्ट उसको इस सेक्शन के बारे में तो पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो सेक्शन है 134A, प्रोटेक्शन ऑफ गुड समरिटन, नया ऐड किया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा। पिछली बार भी मैंने कहा था और आपको भी पता है, कॉमन सेंस की चीज़ें हैं कि इस टाइप की चीज़ों को प्रमोट भी करती है गवर्नमेंट, और क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी होती है क्योंकि न्यूज़ में रहते हैं ये। नेक्स्ट जो चैप्टर है, अभी हम 11 पे आगे, बीच में मैंने कुछ स्किप कर दिया है, तो उसके बारे में आप ना सोचें, जो मुझे लगा कि जरूरी नहीं उसको मैंने स्किप कर दिया है। तो जो नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 11, इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क। तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेज हुए हैं यहाँ पे, हालांकि ये अगर हम कहें तो ये सारे न्यूली इंसर्ट है ना, क्योंकि इससे पहले जो चैप्टर था उसको पूरी तरीके से ओमिट करके ढेर सारे चेंजेज हो रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने सेम नाम से दूसरा चैप्टर ही लगा दिया ताकि हर जगह वर्डिंग सब्स्टिट्यूट ना करना पड़े। तो जो सेक्शन 146 है, नेसेसिटी की बात करता है इंश्योरेंस की, तो आपको याद होनी चाहिए कि सेक्शन 146 किसकी बात करता है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किस सेक्शन के हिसाब से कंपलसरी है हर एक आदमी को, हर एक व्हीकल पे, तो वो सेक्शन 146। तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेक्शन जो 157 है, ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस भी ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर व्हीकल की ओनरशिप ट्रांसफर किया जा सकता है तो इंश्योरेंस भी ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसके नाम से व्हीकल जाएगी उसी के नाम से इंश्योरेंस भी चला जाएगा। सेक्शन क्या होता है, सेक्शन 161 की अगर हम बात करें तो स्पेशल प्रोविजन टू कंपनसेट हिट एंड रन केस, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद होना चाहिए, सेक्शन नंबर याद होना चाहिए। 161 किसकी बात करता है, हिट एंड रन के केस की बात करता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसाइड जो फाइन मेंशन, सॉरी फाइन नहीं, जो कंपनसेशन मेंशन है वो भी आपको याद होना चाहिए, कई बार मैंने क्वेश्चन पूछा है और आपके एग्जाम में भी आने की खूब प्रोबेबिलिटी होती है। सेक्शन 162 की बात करें, ये एक वन एक्स्ट्रा आ गया है, स्कीम फॉर द गोल्डन आवर, गोल्डन आवर भी न्यूली इंसर्ट है। हालांकि मैंने पहले ही आपको कहा इसमें सारे न्यूली इंसर्ट हैं, बट ठीक है, कुछ चीज़ें पहले हैं थी, कुछ चीज़ें हैं एकदम से नई हैं, बट चूंकि आप पूरा चैप्टर ही चेंज हो गया इसलिए यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये अभी नया इंसर्ट किया गया है, बाकी पुराना वाला भी है यहाँ पे, क्योंकि पुराने वाले को सबको हटा दिया गया है। तो 162 बात करता है गोल्डन आवर के बारे में, पता होना चाहिए आपको कि 162 किसके बारे में बात करता है। 164 बात करता है पेमेंट एंड कंपनसेशन, जब डेथ हो जाए किसी की या फिर ज़्यादा चोट लग जाए तो उस केस की बात करता है। बेसिकली दो केस हैं यहाँ पे, एक तो हिट एंड रन है, तो वहाँ पे भी डेथ हो सकता है, चोट लग सकती है, वहाँ का कंपनसेशन अलग है। अगर ड्राइवर पता है किसने हिट किया है, एक्सीडेंट किस व्हीकल से हुआ है, तो वहाँ पे दूसरे कंपनसेशन है, ठीक है, तो दोनों आपको याद होने चाहिए। सेक्शन 164B की बात करें आप, तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाया जाएगा। पहले मैंने डिस्कस किया था, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी था कि बनाना है, जहाँ से बेसिकली जो भी फाइन का कंट्रीब्यूशन होता है सब वहाँ पे डिपॉजिट किया जाएगा, और जो हिट एंड रन केस है वहाँ पे लोगों को दिया जाएगा, या फिर जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया उसके ट्रीटमेंट में जो लगा कि, मतलब आपने देखा ना, गुड समरिटन को पावर दिया गया है कि भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, पुलिस इंक्वायरी नहीं होगी, हॉस्पिटल में कोई पैसा नहीं देना है, बस आदमी को हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, तो उसके ऊपर खर्च होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे बेसिकली यहाँ से आएंगे। क्लेम ट्रिब्यूनल की बात करें तो जो आपका चैप्टर नंबर 12 है, यहाँ पे क्लेम ट्रिब्यूनल की बात होती है, तो जो सेक्शन 165 है क्लेम ट्रिब्यूनल, ये याद रख लेना। दो सेक्शन बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक तो पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि क्लेम ट्रिब्यूनल से रिलेटेड सारे ज्यूरिडिक्शन जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, किसको अपॉइंट करेंगे, कहाँ करेंगे, सेंटर कहाँ पे बनाएंगे, क्लेम ट्रिब्यूनल का ज्यूरिडिक्शन पर्टिकुलर कौन से लोकेशन में कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, इसलिए यहाँ पे आपको पावर भी पढ़ लेना है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 13, यहाँ पे ऑफेंस पेनल्टी एंड प्रोसीजर की बात किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट ध्यान रखें जो भी फाइन यहाँ पे आपको पढ़ना है वो अमेंडमेंट 2019 के हिसाब से पढ़ने हैं। फाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो यहाँ पे मैंने सेक्शन मेंशन किए हैं वो सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है, और इस सेक्शन के हिसाब से कितना फाइन किया जाएगा, कितना जेल किया जाएगा, किस में आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंड होगा, किस में रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो पहले हम बात करें सेक्शन 181 की, तो ड्राइविंग व्हीकल इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3, जिसमें अब बात किया गया है ड्राइविंग लाइसेंस की। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी आप व्हीकल चला रहे हो, या फिर आपकी एज नहीं हुई है व्हीकल चलाने की, सेक्शन 4 की बात करता है एज की, तो भी आप व्हीकल चला रहे हो तो क्या पेनल्टी आपके ऊपर की जाएगी, आपके पेरेंट्स के ऊपर क्या पेनल्टी की जाएगी, जुवेनाइल वाला भी है वो भी आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 182A पनिशमेंट फॉर ऑफेंस रिलेटिंग टू द कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, सेल, अल्ट्रेशन मोटर व्हीकल, मतलब कोई भी कंपोनेंट आपने अल्टर कर दिया, कोई भी कंपोनेंट अल्टर करके बेच रहे हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे डीलर हो, चाहे आपने किए हैं, तो उसके ऊपर क्या फाइन लगाई जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूली इंसर्ट है ये।
नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 183 ड्राइविंग एट एक्सेसिव स्पीड, सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्या फाइन होगी, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 84 भी इंपॉर्टेंट है, ड्राइविंग डेंजरसली। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो 84 है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुलिस वाले चाहें तो बिना आपके अरेस्ट वारंट के आपको अरेस्ट कर सकते हैं, ये सेक्शन लगा सकते हैं। किसी के ऊपर अगर ये सेक्शन लगता है तो वारंट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आदमी को क्या कर सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो। कौन अरेस्ट कर सकता है, पुलिस या फिर गवर्नमेंट ने, वहां के स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको एथोराइज किया हुआ है वो कर सकता है। नेक्स्ट है जो आपका 185 ड्राइविंग बाय द ड्रंकन पर्सन। यहां पे भी, इस सेक्शन में भी जो पुलिस है वहां की बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। और पुलिस के अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन है कि जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट अथॉराइज करे, जनरली पुलिस होती है इस सेक्शन में, तो यहाँ पे भी अरेस्ट हो सकते हो आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 191 की बात करें तो सेल ऑफ द व्हीकल इन अल्टर व्हीकल टू द कंडीशन ऑफ कंट्रावेंसिंग ऑफ दिस सेक्टर, कोई भी व्हीकल हो जो पर्टिकुलरली ये जो हमारा एक्ट है इसको कंट्राडिक्ट कर रहा हो, तो वहाँ पे ये सेक्शन लगता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अंदर जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन जो 192 है यूजिंग व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन के यूज़ करोगे तो कितना फाइन लगेगी आपके ऊपर और कौन सा सेक्शन एथोराइज करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 192 ये यूजिंग व्हीकल विदाउट परमिट, ये न्यू ऐड किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिना परमिट के व्हीकल लेके घूम रहे हो आप, परमिट समझ रहे हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की बात कर रहा हूँ मैं। 194 ड्राइविंग व्हीकल एक्सीडिंग परमिसिबल वेट, मतलब एक्सेस वेट लेके जा रहे हो। बेसिकली ये आरटीओ वाले के ऊपर होता है ना, आरटीओ वाले ये सब चेक करते हैं कि व्हीकल की परमिशन है नहीं, रजिस्ट्रेशन है नहीं, ओवर वेट लेके जा रहे हैं। पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, एक तो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 184 है, सेक्शन 185 है, और एक सेक्शन है 197 जहां पे बात करते हैं कि बिना परमिशन के आप किसी की व्हीकल लेके जा रहे हो। सिंपल कहें तो चोर की बात कर रहे हैं ना, चोरी करके व्हीकल लेके जा रहे हो, किसी के ऊपर लगाया जा सकता है बिना परमिशन के लेके जा रहे हो तो 197, ये 3 सेक्शन है जिसमें पुलिस वाले बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 206 की बात करें, पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू इंपाउंड डॉक्यूमेंट्स। आपने देखे होंगे पुलिस ऑफिसर वाले क्या करते हैं, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो परमिट हो, आपका रजिस्ट्रेशन हो, डीएल हो, किसी को भी इंपाउंड कर सकते हैं। वो बेसिकली 206 उनको इंपावर करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अक्सर ये चेकिन वकिन में पाया जाता है। अब किस लेवल के पुलिस वाले कर सकते हैं, दिस इज टोटली डिपेंड अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट कि किसको एथोराइज किया जाता है इंपाउंड करने के लिए। जब आप उस स्टेट का रूल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नंबर्स मैंने बता दिए इंपॉर्टेंट हैं कि नहीं है, और उसमें क्या मेंशन किया गया है, क्या आपको याद रखना है। तो ये सारे सेक्शन एटलीस्ट आप याद रखें। वैसे तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आपको सारे सेक्शन याद होने चाहिए। नंबर्स याद रहे ना रहे, उसमें क्या मेंशन है वो तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड लक।